हम लोग आनुवंशिकता पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहली क्लास में ये देखा था कि जो जन्म होता है, आनुवंशिकता का मतलब ही है कि जो लक्षण हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं या पिछली पीढ़ियों से मिलते हैं, वही हमारा जो है आनुवंशिकता कहलाता है। तो संतान उत्पत्ति होती है, तो संतान उत्पत्ति कैसे, मतलब क्या आधार होता है, उसको पढ़ा आपने। फिर उसके बाद आपने देखा कि माता पिता के रक्त वर्ग के आधार पर संतान का रक्त वर्ग निश्चित होता है, पता लगाया जा सकता है, आपने वो पढ़ा। साथ में आपने ये देखा कि जो रक्त वर्ग है, ध्यान देंगे, जब बीमारी होती है तो रक्त ट्रांसफ्यूज करना होता है। देखिए, आपके शरीर के अंदर हर एक कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता है, एनर्जी की आवश्यकता है। वो एनर्जी रक्त के माध्यम से आपके प्रत्येक अंग के कोशिका में पहुंचती है, मतलब कि हर कोशिका में रक्त के माध्यम से ही पहुंचता है। ठीक है, तो जब कभी कोई व्याधि हो जाती है, कोई समस्या हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, तो आपके शरीर में रक्त चढ़ाना पड़ता है, तो उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं या रक्त आदान कहते हैं। तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, कौन किसको कर सकता है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसी से आगे हम लोग बढ़ेंगे। पिछली क्लास में आपने पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखा था, ठीक है, तो आज उसको भी देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे व्याधियों पर, बीमारियों पर आएंगे। क्लियर है? इसके बाद हम लोग इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, कमेंट सेक्शन में, वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहां आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। पिछली क्लास में भी मैंने प्रयास किया था, लेकिन वो अपडेट नहीं हो पा रहा था। आज की क्लास में आप लोग अपडेटेड पाएंगे। वहां पर कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चन दिए रहेंगे, 1 2 3 4 5 करके। आप उस क्वेश्चन का जवाब जो ऑप्शन में होता है उसको आप देते रहिएगा, ठीक है। फिर मेरा हर क्वेश्चन के बाद, पहले क्वेश्चन का जवाब 30 सेकंड बाद, दूसरे क्वेश्चन का जवाब 30 सेकंड बाद, तीसरे क्वेश्चन का जवाब 30 सेकंड बाद मैं देता रहूंगा। क्लियर? तो बढ़ते हैं। यहां पर आपने देखा था कि रक्त, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, उसके दौरान आपने देखा कि यह पता चला कि ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ होता है, ठीक है। तो समझिए, अच्छा, इसके पीछे कहानी जो समझिए उसको देखिए। कहते हैं कि भाई इंसान था, इंसान को कोई बीमारी हुई, खून की कमी हुई, तो इसके शरीर में खून चढ़ा दिया जाने लगा। तो पता लगा कि कभी भेड़िए का खून, कभी कोई खून चढ़ाया गया। तो हम लोगों को यह लग रहा था कि खून होता है, खून चढ़ा दिया गया। तो पता चला क्या कि जिसको भेड़िए का खून चढ़ा दिया गया वो इंसान मर गया। तो समझ आया कि नहीं, इंसान को इंसान का खून चढ़ाना है। क्लियर? तो इंसान को इंसान का खून जब चढ़ाने लगे, तब भी देखा कि मौत होने लगी। किस कारण से मौत होने लगी उसको समझते हैं। पिछली क्लास में आपने समझा भी था। ध्यान देंगे, यहां पर कि आपको यह बताया गया था कि शरीर के अंदर जो कोशिका है, कोशिका का जो स्ट्रक्चर आपको एक दिखाया गया था, कुछ यूं बेसिकली बोला गया था कि ये डबल परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि दोहरी पारगम्य झिल्ली बाहर होती है, बीच में एक केंद्रक होता है। क्लियर? यहां पर आपको यह बताया गया कि इसमें प्रोटीन पाया जाता है। अब ये जो प्रोटीन है, अगर ए प्रोटीन है तो ब्लड ग्रुप ए, बी प्रोटीन है तो ब्लड ग्रुप बी, और अगर
दोनों प्रोटीन पाए गए तो ए बी, और कोई नहीं पाया गया, ऐसा भी हो सकता था। ठीक है, तो जहां ब्लड ग्रुप ए पाया, जहां प्रोटीन ए पाया गया उसे ब्लड ग्रुप ए कहा गया, जहां प्रोटीन बी पाया गया उसे ब्लड ग्रुप बी कहा गया, जहां प्रोटीन ए बी पाया गया उसे ब्लड ग्रुप ए बी कहा गया, और जहां प्रोटीन नहीं पाया गया उसे ब्लड ग्रुप ओ कहा गया। पिछली क्लास में मैंने बताया था, इसको ध्यान देंगे। बोला कि ये जो है ए बी और ये जो आप देख रहे हैं यहां पे कुछ नहीं है, बोला इसको एक नाम दिया गया, एंटीजेन नाम दिया गया, एंटीजेन। आगे बोलता है कि इस कोशिका की सुरक्षा के लिए यहां पर इसके प्लाज्मा में, देखिए अंदर केंद्रक में एंटीजन प्रोटीन पाया जा रहा है, अब इसके प्लाज्मा में, यहां मेम्ब्रेन में इसकी सुरक्षा के लिए यहां पर प्रतिरक्षी पाया जाएगा, यानी एंटीबॉडी पाया गया। अब ये जो एंटीबॉडी पाया गया वो विपरीत पाया गया, यानी अगर यहां ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी यहां पर बी होगा, स्मॉल बी। अगर यहां पर एंटीजन बी है तो यहां एंटीबॉडी स्मॉल ए होगा। यहां एंटीजन ए बी है तो यहां एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगा, और अगर यहां पर एंटीजन जो है कोई नहीं है तो यहां दोनों ही एंटीबॉडी पाए जाएंगे। क्लियर है? आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में कि हमें रक्त ट्रांसफ्यूज करते समय अवॉइड क्या करना है कि ए के साथ ए ना होने पाए, बी के साथ बी ना होने पाए, ये हमें अवॉइड करना है। क्लियर है? मतलब अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसके प्लाज्मा में ए नहीं आना चाहिए। अगर ए आ गया, ए एंटीबॉडी आ गया, तो ये आपस में चिपचिपा बन जाएगा, और चिपचिपा बन करके थक्का बन जाएगा और इंसान की मृत्यु हो जाएगी। क्लियर है? तो यही मैंने बताया कि कहानी कि पहले जानवरों का भी खून चढ़ा दिया गया तो पाया गया कि जानवर का खून चढ़ाते ही इंसान मर जाता था। फिर बाद में लोगों ने समझा कि भाई इंसान को इंसान का खून चढ़ाना पड़ेगा। इंसान को इंसान का खून चाहते समय भी पता लगा कि कुछ लोग मर जा रहे हैं, काफी सारे लोग मर जा रहे हैं। जब काफी सारे लोग मर जाने लगे तो उसके पीछे कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने खोज की, तो उन्होंने ये देखा कि अगर अंदर ए है और बाहर भी अगर ऐसा कोई रक्त चढ़ाया जा रहा है जो बाहर भी ए लेकर के आ जा रहा है तो रक्त का थक्का बन जा रहा है और इंसान की मृत्यु हो जा रही है। तो हमेशा ये अवॉइड करना है कि यहां पर अगर अंदर ए है तो बाहर ए न रहे, अंदर बी है तो बाहर बी न हो, अंदर ए बी है तो बाहर कोई ना हो, और अगर अंदर कोई नहीं है तो बाहर दोनों हो सकते हैं। क्लियर है? इस बेस पर पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये एक फिगर बना था पिछली क्लास में, अगर आपको याद हो, कि O जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है और AB जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। और यहां पर आपने देखा था कि A जो है या ब्लड ग्रुप B जो है ये निर्भर करता है इसकी स्थिति पर कि B जो है B को दे सकता है, AB को दे सकता है, AA को दे सकता है, AB को दे सकता है, OO को दे सकता है,
OA को दे सकता है, OB को दे सकता है, OAB को दे सकता है, जबकि AB केवल AB को दे सकता है। पिछली क्लास में इसका डिटेल मैंने आपको पढ़ाया था। क्लियर है? लेकिन ध्यान दीजिए, पिछली क्लास में मैंने ये डिटेल आपको पढ़ाया था, वहां पर जाकर के आप देख लोगे पिछले वीडियो में कि किस तरीके से यहां पर अंतर उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, कैसे, क्या आधार है कि कैसे कौन किसको रक्त दे सकता है, पिछली क्लास में पढ़ाया था मैंने। अब ध्यान दीजिए, पहला चरण था कि इंसान के शरीर में किसी का भी रक्त चढ़ाता था और इंसान की मृत्यु हो गई, उसको अवॉइड किया गया। इंसान को इंसान का रक्त चढ़ाया जाने लगा, इंसान को इंसान का खून दिया जाने लगा, तो भी लोग मरने लगे। जब लोग मरने लगे तो खोज हुआ, खोज में यह समझ आया कि अगर अंदर A है तो बाहर B होना चाहिए, अंदर B है तो बाहर A होना चाहिए, अंदर AB है तो बाहर कोई भी नहीं होना, अगर अंदर AB है तो बाहर कोई नहीं होना चाहिए, और अगर अंदर कोई नहीं है तो बाहर दोनों हो सकते हैं। क्लियर है? लेकिन हुआ ये कि ये सब कुछ ध्यान रखने के बाद भी, ये सब कुछ ध्यान रखने के बाद भी ऐसा हुआ कि रक्त जब ट्रांसफ्यूज किया जा रहा था तो 10 लोगों में से कोई एक आदमी मर जाता था। यह ध्यान दिया जाता था कि अगर अंदर A है तो बाहर A ना आने पाए, अंदर B है तो बाहर B आने ना पाए, यानी यह कंडीशन अवॉइड किया गया। उसके बाद भी कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। तो कुछ लोगों की जो मृत्यु हो गई, इसके कारण मतलब हमने फिर से खोज करना शुरू किया कि आखिर में ऐसा क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है। तो जब खोज करना शुरू किया तो पता चला कि अंदर इसके साथ साथ एक और प्रोटीन पाया जाने लगा, और वो था RH। ये ऐसा प्रोटीन था जो रीसस नामक बंदर में पाया जाता था। तो उसी के नाम पर हम लोगों ने RH नाम दे दिया। क्लियर है? जब RH नाम दे दिया तो हुआ क्या, ध्यान दीजिए, हुआ कुछ ऐसे कि अगर ब्लड ग्रुप A है तो हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर प्रोटीन A के साथ RH भी हो, और हो सकता है कि RH ना हो। अगर RH है, क्लियर है, A के साथ RH है तो A पॉजिटिव, और अगर RH नहीं है तो ब्लड ग्रुप A नेगेटिव हो गया। समझ पा रहे हैं बात हमारी? आगे देखिए, अगर ब्लड ग्रुप B के साथ RH है तो B पॉजिटिव, और अगर नहीं है तो B नेगेटिव। ब्लड ग्रुप AB के साथ अगर है RH तो AB पॉजिटिव, और अगर नहीं है तो AB नेगेटिव। ये आपका ब्लड ग्रुप O हो गया। बोलता है कि अगर RH है तो O पॉजिटिव, और अगर नहीं है तो O नेगेटिव हो गया। तो अब देखिए, जो आपका ब्लड ग्रुप 4 था, अब कितना दिख गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सेम मतलब आप देखिए यहां पर स्थिति, ये 8 ब्लड ग्रुप दिख रहा है। अब यानी ये पाया गया जब
ये सब ध्यान देने के बाद कि ब्लड ग्रुप एंटीजन अंदर ए हो और बाहर एंटीबॉडी बी हो, अंदर बी हो एंटीजन, बाहर एंटीबॉडी ए हो, अंदर एंटीजन ए बी हो, बाहर कोई एंटीबॉडी ना हो, और अगर अंदर एंटीजन कोई ना हो तो बाहर दोनों एंटीजन हो सकता है। ये सब ध्यान देने के बाद जब लोग रक्त चढ़ाने के बाद जब लोग मरने लगे तो खोज किया गया। खोज करने के बाद ये समझ आया कि यहां पर एक और प्रोटीन पाया जाता है जो RH है, जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो रही है, जिसको ध्यान में नहीं दिया गया, इसलिए लोगों की मृत्यु हो रही है। तो जब ये खोजा गया तो फिर से एक नया फॉर्मूला तैयार किया गया। क्लियर है? नया फॉर्मूला तैयार किया गया। अब उसको भी ध्यान में रखा जाता है जब रक्त चढ़ाया जाता है। तो क्या है, कैसे है, उसको समझिए, ध्यान दीजिएगा। सब खेल एकदम वैसे का वैसे चलेगा जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, सेम टू सेम वैसा ही चलेगा। क्लियर है? एक बार उसको यहां पर बना लेते हैं, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। ठीक है, फटाफट बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, फिर उसके बाद यहां पर एंटीजन और फिर उसके बाद एंटी बॉडी। अगर आपको याद हो थोड़ा भी पिछली क्लास का मैटर, तो आपको मैंने बताया था कि एंटीजन ए है तो यहां पर ब्लड ग्रुप ए है अगर, तो एंटीजन ए होगा, बी है तो एंटीजन बी होगा, ए बी है तो एंटीजन ए बी होगा, ओ है तो यहां एंटीजन नहीं होगा। एंटीबॉडी अगर यहां ए है तो यहां स्मॉल बी होगा, और यहां बी है तो यहां स्मॉल ए होगा, यहां ए बी है तो यहां नहीं होगा, और अगर यहां पर नहीं है तो यहां पर दोनों होगा। क्लियर है? ये वाला अपने आप को जब देने आएगा, एंटीजन ए लेकर के आएगा, तो यहां बाहर में बी है इसलिए नहीं चिपकेगा, लेकिन ये वाला जब यहां आएगा तो ए मिलके चिपक जाएगा, इसलिए ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप को रक्त नहीं दे सकता। और ये वाला जब यहां आएगा तो आसानी से आ जाएगा, लेकिन यही वाला जब यहां आएगा तो चिपक जाएगा, यानी ए ओ को नहीं दे सकता है, ए बी को नहीं दे सकता है, ए केवल ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है ना? वही हाल बी का है। बी जब खुद को देने आएगा तो बाहर चिपकने वाली बात नहीं है, बाहर ए है तो बी जब अंदर आएगा यहां पर तो स्थिति यह बनेगी कि बी से ए नहीं चिपकेगा, इसलिए बी अपने आप को दे सकता है। लेकिन जब ब्लड ग्रुप ए को देने जाएगा तो देखिए इसका भी चिपक जाएगा, इसलिए ये इसको नहीं दे पाएगा। लेकिन जब ये इसको देने जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नहीं चिपकेगा, लेकिन जब ये इसको देने जाएगा तो इसका भी इसके बी के साथ चिपक जाएगा, यानी बी को दे सकता है और बी ए बी को दे सकता है। बात करेंगे ए बी की, तो देखिए यहां ए बी है, ये जहां कहीं जाएगा देखिए ना, इधर गया तो भी ए से चिपकेगा, यहां गया तो बी से चिपकेगा, यहां आया तो दोनों से चिपकेगा, सिर्फ और सिर्फ खुद को दे सकता है क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है। इसलिए आप देखिए ए बी केवल ए बी को दे सकता है। लेकिन जब बात करेंगे ब्लड ग्रुप ओ की, तो ब्लड ग्रुप ओ क्या बोलता है कि ओ यहां पर कुछ नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है। क्लियर है? तो ये खुद को कहीं पर भी जाएगा, देखिए कहीं पर भी जाएगा तो चिपकने का कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि यहां पर एंटीजन पाया ही नहीं जा रहा है, यानी ओ खुद को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी को दे सकता है और ए को दे सकता है। अगर आप ये बात समझ पाए हैं तो अब आगे बढ़ते हैं ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव पर। क्लियर है? ध्यान देंगे कि
एक चीज जो इसमें ध्यान देना है वो यही केवल कि अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ये कोशिका है जिसमें RH है, मान लो A पॉजिटिव है, मान लो ब्लड ग्रुप ये A है और ये भी ब्लड ग्रुप A है। ये A पॉजिटिव है और ये A नेगेटिव है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा मेरी बात। जब ये A पॉजिटिव है तो यहां अंदर RH होगा और जब ये A नेगेटिव है तो यहां अंदर में RH नहीं होगा। कैपिटल RH, ठीक है, ये कैपिटल RH है, सॉरी ये कैपिटल RH है ना, बड़ा वाला RH, ठीक। RH, कैपिटल RH मतलब प्रतिजन, एंटीजन। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, अगर ये इसको रक्त दे, यानी A नेगेटिव वाला A पॉजिटिव को रक्त दे, तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां अंदर RH नहीं है। ये रक्त जब इसमें जाएगा तो इसको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ऐसा कुछ भी इसके पास नहीं आ रहा है जो इसको नुकसान पहुंचाने वाला हो, जो जिससे ये फैमिलियर ना हो, जिसको ये ना जानता हो। इसकी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं है जिसको ये एक्सेप्ट ना कर ले। बात हमारी समझिए, इसमें हर वो चीज है जो इसमें है, इसलिए ये वाला इसमें जाएगा तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, जब उल्टा होगा, मतलब जब A पॉजिटिव A नेगेटिव को देने जाएगा, तो ये जो है इसमें RH नहीं है, लेकिन इसमें RH है, तो ये इसको रक्त देगा तो इसके अंदर RH आ जाएगा। क्लियर? और ये जो RH आएगा, इसके प्रति ये फैमिलियर नहीं है, ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके बारे में इसे कोई जानकारी नहीं होती है। इसके लिए समस्या पैदा करेगा ये। समझ पा रहे हैं बात हमारी? ध्यान दीजिएगा, यहां RH है और यहां RH नहीं था, तो जब ये इसको गया देने तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन जब ये इसको देने आएगा तो इसको RH दे देगा। और इसका बॉडी RH के कंपैटिबल नहीं है, RH सपोर्ट नहीं करता है इसका बॉडी। अब इसका बॉडी जब RH सपोर्ट नहीं करता है तो RH के खिलाफ ये अपने बाहरी भाग में, ये जो बाह्य झिल्ली है, बाहरी भाग में RH के खिलाफ एंटी बॉडी बना देगा। भाई अगर आपके घर में कोई अटैक कर दे, तो अटैक कर दिया, आपको पता नहीं था, अटैक हो गया, लेकिन अब जिस रास्ते से अटैक हुआ था उस रास्ते को आप सील करेंगे कि नहीं करेंगे, कि दोबारा जो है उधर से अटैक ना होने पाए। तो इसके शरीर में RH डाल दिया गया। अब ये RH डाल दिया गया, ये इसको परेशान कर रहा है, तो अब इस RH को रोकने के लिए इसका शरीर कुछ करेगा। क्या करेगा? यहां पर RH बना लेगा, स्मॉल RH, जिसे एंटीबॉडी कहेंगे, प्रतिरक्षी कहेंगे। स्मॉल RH की यहां पर जो है ये यहां स्मॉल RH बना लेगा। अब देखिए, हो रहा है सिस्टम, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन दोबारा अगर ये इसको खून देगा, तो जब दोबारा खून देगा तो चूंकि यहां पर
RH पहले से छोटा वाला RH, छोटा वाला RH यानी कि एंटीबॉडी RH इसके प्लाज्मा में अब मौजूद है, पहले नहीं था, अब मौजूद हो गया है। और जैसे ही ये रक्त इसमें आएगा तो कैपिटल RH यानी कि प्रतिजन RH और प्रतिरक्षी RH, मतलब कैपिटल RH और स्मॉल RH दोनों आपस में मिल जाएंगे। और मिलते ही सेम अगर हो गया, सेम हो गया अगर, तो रक्त का थक्का जमेगा और उस जीव की मृत्यु हो जाएगी। क्लियर है? तो खेल सब ऐसा रहेगा, जो ऐसे ये है देख रहे हैं, सब कुछ ऐसा ही रहेगा। कौन किसको दे सकता है, सेम ऐसा ही रहेगा। बस अंतर ये रहेगा कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला जब नेगेटिव वाले को देने जाएगा तो केवल एक बार रक्त दे सकता है, पहली बार रक्त दे सकता है इमरजेंसी में। लेकिन अगर वही उसको दूसरी बार रक्त दिया जाएगा तो उसको दूसरी बार जब रक्त दिया जाएगा तो इंसान का रक्त थक्का बन जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्लियर है? तो समझ में आ गया। ए पॉजिटिव है तो केवल एक बार देगा, क्लियर? दूसरी बार नहीं दे पाएगा नेगेटिव को। लेकिन अगर नेगेटिव है तो सबको देगा, मतलब अगर ए नेगेटिव है तो ए नेगेटिव को भी देगा, ए पॉजिटिव को भी देगा, ए बी नेगेटिव को भी देगा, ए बी पॉजिटिव को भी देगा। क्लियर है? अगर बी नेगेटिव है तो बी नेगेटिव को बी नेगेटिव को देगा, बी नेगेटिव बी पॉजिटिव को भी देगा, और बी नेगेटिव ए बी नेगेटिव को भी देगा और ए बी पॉजिटिव को भी देगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ एकदम समझिए कि सब कुछ वैसे रहेगा, बस पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को नहीं दे पाएगा। अगर देता भी है इमरजेंसी में तो केवल एक बार देगा, दोबारा नहीं दे सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो जी, क्लियर हो रहा है? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। क्लास के बाद आप कमेंट सेक्शन में आएंगे तो वहां पर आपको इस सबसे जुड़ा हुआ ढेर सारा सवाल मिलेगा, उन सवालों का जवाब आप जरूर दीजिएगा, तभी आपकी तैयारी पूरी होगी। नहीं तो सिर्फ पढ़ लेने से तैयारी नहीं होने वाली है, ठीक है? पढ़ने के बाद क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है, नहीं करेंगे कभी पास नहीं होंगे, कभी इम्तिहान को आप क्रैक नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर कभी वो स्टेमिना नहीं बिल्डअप होगी कि आप बिना देखा सुना सवाल कर सके। इसलिए पढ़ें, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर आप ये बात समझ पाए हैं तो एक चीज और समझ लीजिए। यहां पर आप देखिए, शादी विवाह होता है तो उसमें एक चीज होता है नाड़ी दोष, होता है ना, उसके बारे में समझते हैं। यहां पर वो सारा कुछ खेल ब्लड ग्रुप का है। यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, आप ये जान लीजिए आज कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप से शादी नहीं कर सकता, है ना? क्या प्रॉब्लम आती है अगर ब्लड ग्रुप जो है वो कौन कौन सा अलग हो गया, तो किस तरह की समस्या आती है उसको समझते हैं। ठीक है? देखिए, हमेशा आप एक बात समझिए कि अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो उसमें RH होगा, और अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो उसमें RH नहीं होगा। समझ पा रहे हैं बात हमारी? अब देखिए, शादी तो करनी ही होगी आप लोगों को, सबको, है ना? तो अभी से ध्यान दे लो, समझ लोगे तो कभी समस्या नहीं आएगी, और अगर नहीं ध्यान दिया तो फिर गड़बड़ होगा, है ना? इसलिए तैयार हो जाओ। ठीक है? तो अपना अपना ब्लड ग्रुप निकाल लेना शादी से पहले। शादी से पहले कुंडली नहीं मिलाना है, ठीक है? शादी से पहले ब्लड ग्रुप चेक करना है। ठीक है? क्या होगा उसको समझिए। अगर RH नहीं है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा, RH है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। ध्यान देंगे मेरी बात। अगर पुरुष का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है
यानी उसमें RH नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पुरुष का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो यह किसी भी महिला से शादी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। महिला चाहे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की हो चाहे नेगेटिव ब्लड ग्रुप की हो, दोनों से कर सकता है। मतलब दो से नहीं करेगा, किसी एक से कर सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि माइनस ब्लड ग्रुप अगर पुरुष का है तो वह किसी भी तरीके की महिला, जिसका चाहे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो चाहे नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो, शादी कर सकता है। संतानोत्पत्ति में कोई समस्या नहीं आएगी। क्लियर है? लेकिन अगर ऐसा हो कि पुरुष पॉजिटिव हो, क्लियर है, तो पॉजिटिव हो तो वो केवल और केवल पॉजिटिव महिला से शादी कर सकता है। अगर उसने नेगेटिव ब्लड ग्रुप की महिला से शादी कर लिया तो फिर संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी उसको समझते हैं, ध्यान देंगे। अगर ध्यान देंगे, मां का शरीर है, इसमें RH नहीं है यानी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, और जो पिता है, पिता RH है प्लस, यानी पिता जो है वो RH प्लस है, मतलब RH है, यानी कोई पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। मां नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है, पिता पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है। तो ध्यान देंगे, जब शुक्राणु मां के गर्भ में आएंगे तो धीरे धीरे ये भ्रूण बनेगा, भ्रूण बनकर के विकसित होगा और संतान अंदर मां के गर्भ में विकसित होगा। ठीक है, ध्यान देंगे। अब जो संतान यहां पर आई है वो RH, ये जो भ्रूण आया था वो भ्रूण RH लेके आ गया। क्लियर? अब ये भ्रूण RH लेके अगर आ गया तो देखिए, जब ये मां के रक्त से इंटरेक्ट होता है, मां के रक्त से अगर ये संपर्क में आ जाता है तो होता यह है कि मां का जो शरीर है, वो जो रक्त है वो स्मॉल RH जनरेट कर देता है। क्योंकि मां का शरीर इस RH को जानता नहीं है, ये RH उसके लिए एकदम नया चीज है। इससे माता के शरीर को समस्या होने लगती है, इसलिए माता का शरीर इससे बचने के लिए अपने ही रक्त में, अपने प्लाज्मा में स्मॉल RH यानी कि RH प्रतिरक्षी पैदा कर लेता है। और जब RH प्रतिरक्षी ये पैदा कर लेता है तो पहला बच्चा पैदा हो रहा होता है, तो उस समय RH जो है स्मॉल पर RH कम मात्रा में होता है, तो पहला बच्चा तो आसानी से पैदा हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है कि यही जब फिर से मां गर्भ धारण करती है दोबारा, पहले बच्चे में समस्या नहीं होगी ज्यादा, लेकिन जब दोबारा गर्भ धारण करेगी मां तो उस समय फिर से RH आएगा, और जब फिर से RH आएगा तो देखिए ना, यहां पर स्मॉल RH पहले से ही माता के शरीर में स्मॉल RH पहले से ही बन चुका है RH को रोकने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में RH और RH एक दूसरे से मिलकर के थक्का बना लेंगे। क्लियर है? तो जो संतान है उसकी मृत्यु गर्भ में हो जाती है, या प्रसव के दौरान हो जाती है, या तुरंत बाद हो जाती है। क्लियर? तो ऐसे में, ऐसे जोड़े में हमेशा प्रॉब्लम ये आती है कि इनका एक संतान उत्पन्न होता है, उसके बाद दूसरा संतान उत्पन्न नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो इस स्थिति को एक नाम दिया गया है, इसे एक बीमारी कहा गया, इसे नाम दिया गया एरिथ्रोब्लास्टोसिस।
एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस या फिटैलिसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिसिस, ये नाम है। क्लियर है? यानी आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप लड़का हैं, अगर आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो शादी आप हमेशा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से करेंगे। क्लियर है? अगर आप लड़की हैं, आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो आपकी शादी हमेशा नेगेटिव ब्लड ग्रुप से होनी चाहिए, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? तो यह स्थिति आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर आपका ब्लड ग्रुप है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका सब नाड़ी दोष क्लियर है। क्लियर? तो ये बात बेसिकली उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। हमने जन्म देख लिया, संतान उत्पत्ति देख ली थी, रक्त देख लिया कि रक्त हमारे माता पिता से हमें कैसा मिलता है वो देख लिया हमने। फिर हमने देख लिया कि रक्त हम जो चढ़ाते हैं बीमारियों में, कैसा रक्त होना चाहिए, कौन किसको चढ़ा सकता है वो देख लिया हमने। अब हम ये देखेंगे कि कौन सी बीमारी ऐसी है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिल जाती है ना। उसमें मुख्य देखेंगे तो दो मुख्य बीमारियां हैं, एक होता है वर्णांधता और एक होता है हीमोफीलिया। ठीक है? तो आइए आगे बढ़ते हैं, वर्णांधता और हीमोफीलिया को देखेंगे। क्लियर है? तो समझेंगे कि वर्णांधता और हीमोफीलिया की स्थिति क्या है। देखिए, वर्णांधता का मतलब क्या होता है कि इंसान को लाल और हरे रंग में वर्णांधता, ठीक है, इंसान को लाल और हरे रंग में विभेद कर पाने में समस्या होती है। और हीमोफीलिया में क्या होता है कि हीमोफीलिया में अगर कोई इंसान हीमोफीलिया से ग्रसित है तो उसका जो रक्त है अगर कहीं पर से बहने लगता है तो फिर कभी रक्त का थक्का नहीं जमता है जल्दी। ठीक है? जैसे अभी सामान्य इंसान हो, उसको कहीं चोट लग जाए तो 2 से 7 मिनट के अंदर जहां चोट लगा है वहां पपड़ी पड़ जाएगी, थक्का जब बन जाएगा पपड़ी पड़ जाएगी और उसके बाद रक्त बहना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर कोई हीमोफीलिया से ग्रसित है तो उसका पपड़ी नहीं पड़ेगा, और पपड़ी नहीं पड़ेगा तो रक्त उसका बहता रहेगा। इसलिए इसे रक्त श्रावण रोग भी कहा जाता है, और रक्त बहने से उस इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। इसे हीमोफीलिया कहते हैं। और जब लाल और हरा रंग में भेद ना कर पाए तो उसे वर्णांधता कहते हैं। क्लियर? तो अब ये जो वर्णांधता है इसकी क्या स्थिति है, क्या होता है, इसको समझिए। क्लियर? ध्यान देंगे मेरी बात कि वर्णांधता, ध्यान देंगे, इंसान के शरीर में 22 जोड़ी प्लस 1 जोड़ी गुणसूत्र यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है, यानी टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी प्लस एक्स वाई या 22 जोड़ी प्लस एक्स एक्स, यही होता है। क्लियर? ध्यान देंगे, बाईस जोड़ी प्लस एक्स वाई और 22 जोड़ी प्लस एक्स एक्स में ये जो 22 जोड़ी पहले वाला 22 जोड़ी है इसे सोमैटिक क्रोमोसोम यानी दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। ये आपके शरीर जो देह है आपकी, इसके बनावट के बारे में सब कुछ बताता है ये। लेकिन ये जो अंतिम वाला है एक जोड़ी क्रोमोसोम, ये एक जोड़ी क्रोमोसोम
इसे लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं, यानी सेक्सुअल क्रोमोसोम कहते हैं, जो आपका लिंग निर्धारित करता है कि आप लड़का होंगे या लड़की होंगे। क्लियर है? तो ध्यान देंगे, ये जो आप देख रहे हैं एक्स वाई, अगर किसी इंसान में एक्स वाई गुणसूत्र है तो वो मेल होगा यानी पुरुष होगा, और अगर एक्स एक्स है तो वो फीमेल होगी यानी महिला होगी। क्लियर है? अब बोलता है कि वर्णांधता जो है, ध्यान देंगे, इसको यहां पर हेडिंग डाल देते हैं, वर्णांधता। अंग्रेजी में कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। बोलता है वर्णांधता एक्स लिंक्ड ये रोग है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम को ये इफेक्ट डालता है, यानी कि जो सेक्सुअल क्रोमोसोम में एक्स क्रोमोसोम है उस पर ये प्रभाव डालता है। ध्यान दीजिएगा कि वर्णांधता दैहिक बीमारी नहीं है, वर्णांधता लैंगिक बीमारी है। इसीलिए इसको बार बार पूछा जाता है। आपको लगेगा कि भाई आंख खराब है तो लैंगिक बीमारी तो हो नहीं सकती है, लेकिन ये लैंगिक डिसऑर्डर है, सेक्सुअल डिसऑर्डर है ये। ठीक है? सेक्सुअल डिसऑर्डर में क्या है वर्णांधता में, कि अगर क्रोमोसोम एक्स वाई में एक्स डिफेक्टिव हो जाए तो पुरुष वर्णांध माना जाएगा, वाई डिफेक्टिव नहीं होगा। क्लियर है? तो वर्णांधता में जो सेक्सुअल क्रोमोसोम में एक्स क्रोमोसोम है वो डिफेक्टिव हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, जो पुरुष होगा वो तो उसका तो ऐसा ही रहेगा। क्लियर है? पुरुष का जो क्रोमोसोम होगा उसमें एक्स डिफेक्टिव होगा, वाई एकदम फ्रेश होगा। लेकिन जब बात करेंगे महिला की, तो दो तरह की महिलाएं होंगी जो वर्णांध होंगी। एक महिला ऐसी होगी कि जिसका केवल एक क्रोमोसोम डिफेक्टिव हो। क्लियर है? यानी 2 एक्स है ना, 2 एक्स में से कोई एक एक्स डिफेक्टिव हो। एक इस तरह की वर्णांध महिला होगी, और एक दूसरी होगी जिसका दोनों एक्स वर्णांध हो, सॉरी दोनों एक्स डिफेक्टिव हो। बात हमारी समझ पा रहे हैं? पुरुष है तो वर्णांधता में एक ही टाइप का पुरुष पाया जाएगा, जिसका उसमें एक्स एक ही क्रोमोसोम होता है, वही डिफेक्टिव है तो पुरुष वर्णांध है। लेकिन जब बात करेंगे महिला की, तो महिला दो तरह की होगी वर्णांध, या तो केवल एक क्रोमोसोम प्रभावित होगा या उसका दोनों क्रोमोसोम प्रभावित होगा। क्लियर है? ध्यान देंगे मेरी बात कि अगर कोई ऐसी महिला है, ये वाली, तो उसे वाहक महिला कहते हैं, वाहक वर्णांध कहते हैं। और अगर कोई ऐसी है तो उसे पूर्ण वर्णांध कहते हैं। ठीक है? यानी इसे वर्णांध कहा जाता है। और ये वाला जो है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, कि अगर वर्णांध है पुरुष तो वो एक टाइप का होगा, लेकिन महिला वर्णांध है तो दो टाइप की होगी, या तो वाहक वर्णांध होगी या तो पूर्णतः वर्णांध होगी। क्लियर? तो आप समझिए यहां पर बात कि होता क्या है, कितने तरह के जोड़े बन सकते हैं उसको समझिए। कि ऐसा हो सकता है कि सामान्य पुरुष हो, पुरुष जो है वो सामान्य है यानी वर्णांध नहीं है,
और सामान्य पुरुष की शादी, सामान्य पुरुष का विवाह वर्णांध या यूं कहें वाहक महिला से हो जाए। सामान्य पुरुष की शादी वाहक महिला से हो जाए। क्लियर? या ऐसा हो सकता है कि सामान्य पुरुष की शादी वर्णांध महिला से हो। क्लियर? या ऐसा हो सकता है कि वर्णांध पुरुष की शादी वाहक महिला से हो, या ऐसा हो सकता है कि वर्णांध पुरुष की शादी वर्णांध महिला से हो। क्लियर है? तो आपके एग्जाम में सवाल यहां से पूछता है कि ऐसे देगा कि सामान्य पुरुष की शादी वाहक महिला से, सामान्य पुरुष की शादी वर्णांधता की वाहक महिला से हो जाता है, तो बताइए संतान जो उत्पन्न होगी उसके अंदर वर्णांधता की कितनी संभावना होगी, कितना प्रतिशत वर्णांध होने की संभावना होगी। ऐसे पूछ लेगा सामान्य पुरुष की शादी वर्णांध महिला से हो गई तो संतान जो उत्पन्न होगी उसमें कितना प्रतिशत वर्णांध पैदा होने की संभावना होगी। या पूछ लेगा कि लड़का उत्पन्न होगा तो कितना परसेंट वर्णांध होने की संभावना होगी, लड़की उत्पन्न होगी तो कितना परसेंट वर्णांध होने की संभावना होगी। ऐसा सवाल बनेगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है हमारी? तो आइए इसको समझते हैं, फटाफट इसको देखते हैं। क्लियर? सबसे पहला देखेंगे, सामान्य पुरुष की शादी वाहक महिला से होती है। देखिए ना, सामान्य पुरुष है तो उसका दोनों क्रोमोसोम एकदम फिटफाट होगा, और अगर महिला है कैसी, वाहक महिला है तो उसका एक क्रोमोसोम डिफेक्टिव होगा, दूसरा क्रोमोसोम फ्रेश होगा। क्लियर है? अब जब निषेचन, मतलब ध्यान देंगे, एक गुणसूत्र यहां से आएगा और एक गुणसूत्र यहां से आएगा, तभी तो संतान पैदा होगा। तो देखिए, इसका इससे हो सकता है कि पहला, मतलब एक जोड़ी ऐसा हो सकता है, या इसका इससे जोड़ी बन सकता है, या इसका इससे जोड़ी बने, या इसका इससे जोड़ी बने, ऐसा हो सकता है। क्लियर है? तो ये पहली जोड़ी है, ये दूसरा तरह का जोड़ी है, ये तीसरा तरह का, ये चौथा तरह का। तो देखिए, पहला वाला हो रहा है एक्स एक्स स्टार, ये एक्स स्टार है ना, तो पहला एक्स एक्स स्टार हो गया, दूसरा क्या होगा, एक्स एक्स फ्रेश है। तीसरा देखिए, ये तीसरा वाला देखिए, ये इससे मिलेगा तो एक्स स्टार वाई, और चौथा एक्स वाई। समझ पा रहे हैं बात आप? तो यहां आप देखिए, 4 संतान में 2 संतान डिफेक्टिव हो सकती है। यानी कि अगर संभावना 4 संतान में से 4 तरीके का संतान उत्पन्न हो सकता है, 4 में से 2 वर्णांध होने की संभावना है और 2 फ्रेश होने की संभावना है, तो यहां पर 50% संतान वर्णांध होगी। क्लियर है? संभावना। और अगर पूछ ले कि कितना परसेंट लड़की वर्णांध होगी, तो देखिए 2 लड़कियां पैदा हो सकती हैं, 2 में से 1 वर्णांध पैदा हो रही है, तो 50%। लड़का 2 में से 1 वर्णांध हो रहा है, तो उसका भी आंसर 50% वर्णांध हो गया। क्लियर है? अगला बढ़ेंगे, सामान्य पुरुष की शादी वर्णांध महिला से हो जाए। देखिए, पुरुष सामान्य है
और महिला जो है वो पूर्णतः वर्णांध है। पूर्णतः वर्णांध होगी तो उसका दोनों क्रोमोसोम डिफेक्टिव होगा, ये भी डिफेक्टिव होगा, ये भी डिफेक्टिव होगा। अब जोड़ी बनेगा इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। समझ पा रहे हैं? जल्दी तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा होगा। ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा जोड़ा, ये चौथा जोड़ा। 4 तरह के जोड़े बच्चों के हो सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है, एक्स एक्स स्टार, दूसरा एक्स एक्स स्टार, तीसरा एक्स स्टार वाई, चौथा एक्स स्टार वाई। आप देखिए सारे के सारे बच्चे वर्णांध होंगे। महिलाएं जो बेटियां पैदा होंगी वो वाहक बेटियां होंगी, जो बेटे पैदा होंगे वर्णांध बेटे पैदा होंगे। क्लियर है? यानी कि सारे के सारे डिफेक्टिव होंगे, पूरा 100% डिफेक्टिव है यहां पर। क्लियर है? लेकिन ये दोनों क्या है, वाहक है, पूर्णतः वर्णांध नहीं है। चले आगे। तो आपका सामान्य पुरुष की शादी वाहक महिला से और सामान्य पुरुष की शादी वर्णांध महिला से हो चुकी है, ये आपने देख लिया। अब अगला देखेंगे, वर्णांध पुरुष की शादी वाहक महिला से हो। क्लियर है? वर्णांध पुरुष की शादी, वर्णांध पुरुष की शादी वाहक महिला से हो। अगर ऐसा हुआ तो ध्यान देंगे, वर्णांध पुरुष होगा, इसका एक्स डिफेक्टिव होगा, वाई फ्रेश होगा, और वाहक महिला होगी तो इसका एक्स एक डिफेक्टिव होगा और एक एक्स फ्रेश होगा। जोड़ी बनेगा इसका इससे, इसका इससे, ये पहला, ये दूसरा, इसका इससे तीसरा, इसका इससे चौथा। ये 4 तरह की जोड़ी बन रही है। तो इसमें आप देखिए पहला जो कंडीशन बनेगा, एक्स स्टार, दोनों जो है ये वाला इससे मिल गया। दूसरा एक्स स्टार एक्स, तीसरा एक्स स्टार वाई, और चौथा एक्स वाई। ये देखिए, अब यहां देखिए 4 में से एक बच्चा फ्रेश है, यानी 25% संतान फ्रेश होगी, 75% वर्णांध होगी। लेकिन अगर पूछ लिया कि कितनी लड़कियां वाहक पैदा होंगी, तो पूरा 100% देखिए लड़कियां पूरा वाहक है ना? समझ पा रहे हैं आप हमारी बात? लेकिन जब बात करेगा लड़के की, तो लड़के में से केवल 50% डिफेक्टिव है। क्लियर? तो अगर संतान पूछता है तो 75% डिफेक्टिव है, अगर लड़का पूछता है तो 50% डिफेक्टिव है, अगर लड़की पूछता है तो 100% डिफेक्टिव है। मतलब वर्णांध डिफेक्टिव का मतलब यहां पर है। चले आगे। अगला बोलता है वर्णांध पुरुष की शादी वर्णांध महिला से हो जाए। वर्णांध पुरुष की शादी वर्णांध महिला से होगा तो जाहिर सी बात है सब वर्णांध होंगे, है ना? उसको लगाने की बहुत जरूरत नहीं है। वर्णांध पुरुष, इसको कभी पूछेगा ही नहीं। वर्णांध पुरुष की शादी वर्णांध महिला से होगी तो सब डिफेक्टिव पैदा होंगे, जितने होंगे सब 100%। ये देखिए एक्स स्टार होगा, आप इसको कर लोगे, आप कर लेंगे, इतना तो समझ ही गए हैं आप। ठीक है? तो इस प्रकार आप देखिए ये वर्णांधता है। सेम, एकदम सेम हीमोफीलिया की वंशागति होती है। ये वर्णांधता की वंशागति है। वर्णांधता में लाल और हरा रंग